हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो लेक्चर। तो लास्ट चैप्टर हमने मोशन पढ़ा था। तो मोशन के हमने थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, हमारी न्यूमेरिकल्स भी हो चुके हैं बहुत सारे। तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तुम्हारे जो एनसीईआरटी के जो जिन्होंने भी नहीं किए हैं लास्ट एक्सरसाइज, जो उसके अंदर के जो क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जाम्पल, जिसने भी सॉल्व नहीं किए तो जल्दी से जल्दी उनको सॉल्व कर लें। और जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में पूछें, ठीक है। और जब तुम्हारा एनसीईआरटी की बुक का जो मोशन चैप्टर के सारे क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद तुम्हें क्या करना है, उसके बाद तुम्हें एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करने हैं। एग्जाम्पलर जिसके पास नहीं है वो ऑनलाइन एनसीईआरटी की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम्पलर मोशन की है, ठीक है, पूरी साइंस की तुम्हें मिल जाएगी। तो उसके क्वेश्चंस करने हैं। फिर अगर उनमें भी कोई जो भी डाउट्स आते हैं तुम्हारे, तो वो डाउट्स तुम्हें पूछने। जब तक तुम डाउट्स नहीं पूछोगे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि तुम्हें समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो डाउट्स पूछना जरूरी है, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स को डाउट पूछना जरूरी है। सभी का चैप्टर पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए, मोशन सबको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, तभी मजा आएगा पढ़ने में। तो जब तुम डाउट पूछोगे तो उसके लिए हम एक नया लेक्चर बना देंगे, वीडियो लेक्चर, उसमें तुम्हारे सारे डाउट्स को एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो डाउट्स पूछना जरूरी है तुम्हारा। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें फिजिक्स में नेक्स्ट चैप्टर है हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहले फोर्स में क्या है, सबसे पहले फोर्स के बारे में ही पढ़ेंगे हम। तो फोर्स, ठीक है, हमारी लाइफ में हम डेली फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। जैसे मोबाइल उठा रहे हैं, हाथ में मोबाइल ले रहे हैं, ठीक है, तो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। चार्जर पिन लगा रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। गेट को पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। बुक को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख रहे हैं, तो क्या अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। चल रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बोल रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो फोर्स हम हमेशा अप्लाई कर देते हैं, हर जगह अप्लाई होता रहता है फोर्स, ठीक है। और इस चैप्टर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम आगे पढ़ेंगे, तो उसको तुम इजीली विजुअलाइज कर सकते हो, देख सकते हो विजुअलाइज करके, और उसको रिलेट कर सकते हो अपनी डेली लाइफ से। तो इस चैप्टर को पढ़ने में हमें बहुत मजा आएगा, फोर्स वाला जो चैप्टर है हमारा। अब देखो, नॉर्मल हम जो डेफिनेशन जो लिखेंगे तो फोर्स को हम क्या क्या बताएंगे फोर्स के बारे में। जैसे फोर्स के बारे में, कोई बॉडी रेस्ट में, जैसे मान लो मार्कर ऐसे कि रेस्ट में रखा हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने तो हाथ पे रख दिया, मैंने किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको मार्कर को सपोज मैंने यहाँ रख दिया लोग पर, अब ये यहीं रखा रहेगा। मैं कल आऊंगा तब भी यहीं रखा रहेगा, परसों आऊंगा तब भी यहीं रखा रहेगा, तब जब तक मैं इसको उठाकर दूसरी जगह नहीं रख दूं, ठीक है। तो फोर्स क्या काम कर रहा है, फोर्स ये जो रेस्ट में रखी हुई कोई भी चीज, उसकी मोशन को, उसकी पोजीशन को चेंज कर रहा है, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है, ठीक है। उसकी पोजीशन को चेंज कर रहा है, उसको मूव कर रहा है, रेस्ट में तो मूव कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा और क्या करता है फोर्स, जैसे मान लो तुम क्रिकेट वगैरह खेलते हो या कुछ कोई भी चीज, तो बॉल आ रही है सामने से, तो वो कैच कर लेते हो। तो बॉल किसमें थी, मोशन में थी, मोशन में थी, उसको कैच कर लिया, कैच कर लिया मतलब रोक दिया तुमने, स्टॉप कर दिया उसको। तो फोर्स वो क्या कर सकता है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है, रोक सकता है, ठीक है। उसके अलावा मान लो तुम्हारा बैटिंग करने का नंबर आ गया, ठीक है, फील्डिंग कर ली तुमने, बैटिंग करने का नंबर आ गया। सामने वाले ने क्या किया, बॉल फेंकी तुमने, शॉट लगा दिया। शॉट लगाया तो क्या हुआ, बॉल पहले तुम्हारी तरफ आ रही थी, फिर तुमने फोर्स अप्लाई किया। फोर्स अप्लाई करने से क्या कर दी, उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। तो डायरेक्शन चेंज कर दी, वो चली गई उधर बाउंड्री की तरफ। तो फोर्स ने क्या किया, डायरेक्शन चेंज कर दिया मोशन का, ठीक है। तो क्या कर रहा है, रेस्ट में रखी हुई उस ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है, मूव में उसको रोक सकता है, स्टॉप कर सकता है, और क्या करता है, उसकी डायरेक्शन में चेंज कर सकता है, और क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है। कैसे, जैसे मान लो कोई बॉल रोल कर रही है धीरे धीरे, तुमने उसको किक मार दिया, पहले धीरे रोल कर रही थी, जैसे तुमने किक मारा अब वो क्या करेगी, फास्ट रोल करेगी। फास्ट रोल करेगी तो तुमने क्या कर दिया, उसकी स्पीड को बढ़ा दिया, ठीक है। ऐसे ही कोई ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है, तुम्हारी तरफ आ रहा है, तुमने हल्का सा उसके हाथ टच कर दिया, हल्का सा हाथ टच करने से क्या होगा, उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। तो तुमने फोर्स अप्लाई किया, उससे क्या हो गया, उसकी स्पीड डिक्रीज होगी। तो फोर्स क्या क्या कर रहा है, रेस्ट में मूव कर रहा है, मूव है तो उसको रेस्ट में ला रहा है, स्टॉप कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, उसकी स्पीड को इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और उसके अलावा देखो और क्या हो सकता है, जैसे मान लो कोई एक सॉफ्ट रबर बोल ली तुमने, ठीक है, हाथ में लिया और उसको ऐसे दबा दिया। सॉफ्ट रबर को दबाएंगे तो क्या होगा, शेप जो होगा वो चेंज हो जाएगा। पहले पूरा स्फेरिकल था, तुमने दबाया तो उसका अजीब सा शेप हो गया, वापस रिलीज करोगे वापस नॉर्मल हो जाएगा। तो फोर्स अप्लाई करके हम शेप को चेंज कर सकते हैं, ठीक है।
और उसके अलावा साइज को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई रबर है, रबर को तुमने ऐसे खींच दिया, रबर को खींचा तो उसकी लेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी साइज, मतलब तुमने साइज बढ़ा दी। तो हम क्या कर सकते हैं, शेप को भी चेंज कर सकते हैं, साइज को भी चेंज कर सकते हैं, स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, और हम कर सकते हैं उसको मोशन में ला सकते हैं, उसको स्टॉप कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीजें फोर्स कर सकते हैं। तो अगर डेफिनेशन लिखेंगे इस फोर्स की, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो डेफिनेशन हो जाएगी इसकी, फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो एन एजेंट, एजेंट भी बोल सकते हो, जाओ तो इसको, which causes or tend to cause। अब इसका मतलब समझेंगे, tend to क्यों लिख रहे हैं, to move an object at rest, मतलब रेस्ट में, तो उसको मूव कर सकता है। और या फिर टेंड टू मूव, टेंड टू मूव मतलब जैसे मान लो कोई हैवी ऑब्जेक्ट है, हैवी मतलब एक भारी सी टेबल है, ठीक है, उसको हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बट वो मूव नहीं हो रही, पर हम कोशिश तो कर रहे हैं, उसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मूव करने का ट्राई कर रहे हैं, पर वो मूव नहीं हो रही। जैसे किसी वॉल को पुश कर रहे हैं, तो टेंड टू मूव करने की कोशिश कर रहे हैं उसको, बट वो मूव नहीं हो रही, वो अलग बात है। तो फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या बोल सकते हैं, which changes direction, which changes और tend to change, ये भी लिख देते हैं, tend to change speed, लिख देते हैं speed of a moving body ठीक है, और चेंजेस डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी इन मोशन एंड चेंजेस शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इतनी सारी चीजें कर सकते हैं। क्या कर सकता है, मूव कर सकता है उसको मोशन में, उसकी स्पीड को कम ज्यादा कर सकता है, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, उसकी शेप और साइज को चेंज कर सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। तो ये सब फोर्स को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, फोर्स इज सिंपली पुश और पुल। ये डेफिनेशन मैंने शायद पहले भी पढ़ रखी होगी। अगर किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, तो उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, फोर्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फोर्स की हमारी डेफिनेशन होगी। अब देखो इफेक्ट को क्या, इन्हीं सबको हम बोल सकते हैं कि ये इफेक्ट ऐसे ऐसे इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, इफेक्ट ऑफ फोर्स। बोले अगर हम इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, क्या कर सकता है, तो ये पहला वाला क्या, इट कैन मूव और टेंड टू मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, और it can stop or tend to stop an object in motion। अगर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको स्टॉप कर सकता है, या स्टॉप करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। थर्ड, it can change speed, it can change or tend to change
डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसके अलावा इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और क्या कर सकता है, इट कैन चेंज शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, उसकी शेप और साइज को चेंज कर सकता है, इसकी स्पीड को इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, मोशन में स्टॉप कर सकता है, रेस्ट में मोशन में ला सकता है। तो ये सब इसके इफेक्ट हो जाएंगे फोर्स के, ठीक है। तो ये फोर्स को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस को ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो क्लियर है फोर्स, इजी है फोर्स है, ठीक है, ऐसे हम इसको फोर्स को बता सकते हैं। अब देखो, अब टाइप्स को डिफाइन करते हैं कि फोर्सेस को हम किन किन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है। देखो, कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब हम जब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी बॉडी के ऊपर, तो उसको टच कर रहे हैं, कांटेक्ट में ला रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी कनेक्टर के थ्रू उसे कनेक्ट कर रहे हैं, कांटेक्ट में ला रहे हैं। तो मतलब वहां पर कांटेक्ट होना जरूरी है फोर्स अप्लाई करने के लिए। फोर्स अप्लाई करने के लिए कांटेक्ट होना जरूरी है। मुझे कांस्टेंट लिखिए क्या, कांटेक्ट, कांटेक्ट की स्पेलिंग करो, कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। तो कांटेक्ट फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर हमारा टच होना जरूरी है, कांटेक्ट में आना जरूरी है, ठीक है। वो कांटेक्ट में कैसी हो, जैसे मैं एक हो सकता है, इसका एग्जांपल ले सकते हैं, क्या क्या, एक हो सकता है मस्कुलर फोर्स, जो लिविंग ऑब्जेक्ट फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं, बायोलॉजिकल जो फोर्स बोल सकते हो, या लिविंग ऑब्जेक्ट जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, मस्कुलर फोर्स हो जाएगा। जैसे हम खुद पर्सन, हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, गेट को खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, इस मार्कर को उठा रहे हैं, कुछ भी चीज को फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, मस्कुलर फोर्स हो जाएगा, वो हम खुद फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। लिविंग ऑब्जेक्ट जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो क्या हो जाएगा, मस्कुलर फोर्स हो जाएगा। तो वहां पर हम कॉन्टेक्ट में आना जरूरी है, हमारे पास सुपर पावर्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से खड़े खड़े दूर किसी ऑब्जेक्ट को उठा लिया, ऐसे करके उठ जाएगा, ऐसे वो कांटेक्ट में लाना जरूरी है, ठीक है। हम ह्यूमंस हैं, ठीक है, तो जितने भी लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं फोर्स अप्लाई करने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, कांटेक्ट में लाना जरूरी होता है। तो कांटेक्ट में लाएंगे तभी क्या होगा, फोर्स अप्लाई होगा, तो मस्कुलर फोर्स आ जाएगा उसमें, ठीक है। एक हम बोल सकते हैं मैकेनिकल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स क्या हो जाएगा, जो फोर्स अप्लाई कर रही है कौन, मशीन्स, फोर्स अप्लाइड बाय मशीन्स। तो मशीन्स जो फोर्स अप्लाई कर रही है वो हो जाएगा मैकेनिकल फोर्स। जैसे हमारे जितने व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स में जो फोर्स लगता है वो मैकेनिकल फोर्स होता है, उसकी वजह से वो चलते हैं। अंदर इंजन होता है, मैकेनिकल फोर्स लग रहा है, घूम रहा है, व्हील्स रोटेट कर रहे हैं, उसकी वजह से वो क्या हो गया, फैन घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है, मैकेनिकल फोर्स है वहां पर। और क्या हो जाएगा मैकेनिकल फोर्स, जैसे हमें खुद को गेट या खोलना है बंद करना होता है, खोला बंद किया तब तो मस्कुलर फोर्स है। पर जैसे कोई स्विच हमने ऐसे दबाया और गेट खुल गया अपने आप, जैसे लिफ्ट का गेट होता है, ठीक है, हम स्विच दबाते हैं, ठीक है, उसको पुश किया बटन को और वो गेट अपने आप खुल जाता है। तो मशीन उस फोर्स को अप्लाई कर रही है, उसकी वजह से वो गेट ओपन हो रहा है, फिर अपने आप क्लोज हो जाएगा मशीन्स के थ्रू, मैकेनिकल फोर्स लग रहा है वहां पर। फिर वो लिफ्ट ऊपर जाएगी तब भी कौन सा फोर्स लग रहा है, मैकेनिकल फोर्स लग रहा है, मशीन फोर्स अप्लाई कर रही है, तो क्या हो जाएगा, मैकेनिकल फोर्स हो जाएगा। और एक हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स, ये भी कांटेक्ट फोर्स है, इसको अप्लाई करने के लिए भी कांटेक्ट में आना जरूरी है, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स कब लगता है, जब किसी एक सरफेस पर
कोई दूसरी ऑब्जेक्ट जो है सरफेस के ऊपर मूव करता है या मूव करने की कोशिश करता है, ठीक है, मूव कर रहा है या टेंडेंसी मूव करने की, मूव करना चाह रहा है, तब ये फ्रिक्शन अप्लाई होता है, ये वाला फोर्स अप्लाई होता है। और क्या करता है, ये मोशन को अपोज करता है, ठीक है। जैसे इसका सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी बॉल है, उसको तुमने फ्लोर पर ऐसे रोल किया, थोड़ी देर आगे जाके क्या होगी, वो रुक जाएगी, ठीक है। क्यों रुक गई है, क्योंकि उसके ऊपर कंटिन्यूअसली, जैसे तुमने रोल किया ऐसे, उसको ऐसे रोल करते हुए आगे भेजा, तो उसमें कंटिन्यूअसली एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। वो फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है, उसकी स्पीड को डिक्रीज करता है। जैसे उधर मूव कर रही है ये, तो अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, वो फोर्स क्या कर रहा है, इसकी स्पीड को धीरे करते जा रहा है कंटिन्यूअसली, फिर क्या कर देगा, उसको रोक देगा, स्टॉप कर देगा। तो किसकी वजह से रुक रही है रोलिंग बॉल, अपने आप, वो फ्रिक्शन की वजह से रुक रही है। अगर वहां पर फ्रिक्शन लग रहा है तो उसको रोकेगा। इसके अलावा जैसे कोई ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसको हम पुश करना जा रहे हैं इधर या पुश कर रहे हैं, तब भी वो जो फ्रिक्शन फोर्स है, वो फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, उसकी मोशन को अपोज करेगा। क्या करेगा, उसके मोशन को अपोज करेगा, ठीक है। इसी फ्रिक्शन फोर्स की वजह से हम जो छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे छोटी टेबल है, उसको इजीली मूव कर लेंगे, और कोई हैवी टेबल है तो हैवी टेबल पे फ्रिक्शन ज्यादा लगता है, और उसकी वजह से हम उसको मूव करना चाहते हैं टेबल को, पर वो मूव नहीं हो रही, वो आगे नहीं जा रही। क्यों, क्योंकि उस पर एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है जो उसको मूव नहीं करने देगा। तो फ्रिक्शन क्या करता है, जो मोशन है, टेंडेंसी ऑफ मोशन है, उसको अपोज करता है, ठीक है। वो फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स, तो ये भी क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। चाहे तो उसके बारे में लिखा है थोड़ा सा फ्रिक्शन के बारे में। When a body moves or tends to move on a surface, then a force opposes this motion. This force is called friction force. Acts always in a direction opposite to the motion. The body जिस डायरेक्शन में वो मूव करना चाह रही है, मूव हो रही है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स लगेगा। जैसे ये बॉडी है, ये हो गई डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो फ्रिक्शन जो लगेगा ऐसे सरफेस के अलाउंग लगेगा, ऐसे टेंजेंशियल, ये सरफेस इस पर टेंजेंशियल ऐसे लगेगा, इस तरह से, ठीक है। मोशन को अपोज करेगा फ्रिक्शन, हमेशा उस तरफ मूव करना चाह रहा है, अपोजिट डायरेक्शन लगेगा फ्रिक्शन। और जितना ज्यादा वेट होगा उसका, जितना ज्यादा मास होगा, जितना हैवी होगा, फ्रिक्शन उतना ज्यादा लगता है। इसके लिए पर्टिकुलर फॉर्मूला भी है, उसको फिर हम आगे बताएंगे, आगे जब पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स की सिंपल, तो ये सब हम बोल सकते हैं, ये सब क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। इसके अलावा दूसरे हो जाएंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जो बिना कॉन्टैक्ट भी लग जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे सुपर पावर आ जाती है, मतलब हमारे अंदर आ गई, तो हम दूर से किसी भी ऑब्जेक्ट को उठा लेंगे, तो वो हो जाएगा नॉन कॉन्टैक्ट। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, और इनको हम ऐसे बोल सकते हैं फील्ड फोर्स, जो बिना कॉन्टैक्ट के अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो तुम्हारे अंदर की सुपर पावर को अगर रहने दें, उसको छोड़ दें, तो उनके अलावा जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हो जाएंगे, वो हो जाएगा एक ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब जैसे अर्थ या ग्राउंड है, ये मार्कर है, इसको अगर मैं यहां से छोड़ूंगा तो कहां जाएगा, ये
नीचे जाएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को रिलीज करेंगे कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो किसकी वजह से फोर्स लग रहा है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ उसको पुल कर रही है, खींच रही है, और कांटेक्ट नहीं है, यहाँ से यहाँ तक कोई रस्सी वगैरह कुछ बंधी हुई नहीं है, अपने आप नीचे जा रहा है। ठीक है, तो फील्ड फोर्स दूर से अप्लाई हो रहा है बिना कांटेक्ट के, बिना कांटेक्ट के अप्लाई हो रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जांपल हो जाएगा फील्ड फोर्स का। ठीक है, इसके अलावा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज बॉडीज पर लगेगा। कोई चार्ज बॉडी है किसी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है। इसका एग्जांपल हम बता सकते हैं, जैसे तुमने खुद ने भी किया होगा, स्केल लो और स्केल को ऐसे रब करो, प्लास्टिक स्केल को सर के ऊपर रब किया। ठीक है, थोड़ी देर तक रब करने के बाद तुमने जो पेपर है उसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए, बहुत ज्यादा, बहुत छोटे छोटे पीसेस कर दिए, और उसके बाद स्केल को लेके आओ। तो इसको स्केल को लेके आओगे तो ये अपने आप इसको अट्रैक्ट कर लेंगे, छोटे छोटे पीसेस को अट्रैक्ट कर लेगा स्केल, ये चिपक जाएंगे इसके ऊपर, ये चिपकने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये स्केल को तुमने रब किया तो चार्ज हो गया, और चार्ज की वजह से वो उनको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ठीक है, जैसे जब प्रिंटर वगैरह तुम कुछ भी करते हो तो प्रिंटर में क्या होता है, जो पेपर जो होता है, ठीक है, उस पेपर पे जो कार्बन के जो पार्टिकल्स आते हैं वो आके चिपक जाते हैं। जब भी जेरोक्स या प्रिंट कर रहे हो तुम, फोटोकॉपी निकाल रहे हो, तो वो जो पेपर होता है वो चार्ज हो जाता है, और उस चार्ज की वजह से, ठीक है, उसके ऊपर वो जो पार्टिकल्स होते हैं कार्बन के वो चिपक जाते हैं वहां पर। ठीक है, और वो थोड़ा गर्म होता है तो गर्म की वजह से वो फिक्स हो जाता है, एकदम अच्छे से चिपक जाता है, जो छूटेंगे नहीं। तो प्रिंटर भी इसी तरह से वर्क करता है, वो चार्जिंग की वजह से वहां पे चार्ज आएगा तो चार्ज की वजह से फोर्स लगेगा। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है ये ना, डिस्टेंस से लग जाता है। और एक हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फोर्स ये भी क्या हो जाएगा, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब जैसे मैग्नेट है, उस मैग्नेट के पास तुमने आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स ले लिए, जैसे ऑल पेन ले लिया, तो पेन्स को क्या करेगी, वो अट्रैक्ट कर लेती है अपने आप, दूर से वो चिपक जाते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है मैग्नेट की वजह से। तो मैग्नेट की वजह से फोर्स लग रहा है तो वो क्या हो जाएगा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स फील्ड फोर्स हो जाएंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, तो इनमें हमें टच करने की जरूरत नहीं है, दूर से भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारे अंदर सुपर पावर आ गई, आयरन की चीजों को तुम ऐसे दूर से खींच लो, मैग्नेट आ गई तुम्हारे अंदर। ठीक है, जैसे एक्समैन सीरीज में विलेन के पास होती है, तो वैसी पावर आ गई तो तुम सुपर पावर आ जाएगी, और सुपर पावर से तुम आयरन की चीजों को दूर से ऐसे उठा लोगे। तो उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, मार्बल्स में जाना पड़ेगा, और वहां पर डायरेक्टर्स को बोलना पड़ेगा कि हमें रोल दो इस तरह का, तो हमारे अंदर सुपर पावर आ जाएगी। ठीक है, तो ये फोर्सेस के टाइप हो गए हमारे, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, इसके अलावा फोर्सेस की बात करते हैं। अब आते हैं हम बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ये इसको ध्यान से समझना है। तो बैलेंस फोर्सेस से नाम सुन रहा हो, पता चल रहा होगा तुम्हें कि फोर्सेस अगर जो है वो बैलेंस हो गए, बैलेंस हो गए मतलब एक दूसरे से कैंसिल हो गए। ठीक है, तो उनको बोल सकते हैं बैलेंस फोर्सेस। तो बैलेंस फोर्सेस में होता क्या है, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रुप ऑफ फोर्सेस लग रहे, मतलब बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, और वो मूव नहीं कर रहा, वो हिल ही नहीं रहा वहां से, वो चल नहीं रहा, उसका एक्सेलरेशन 0। तो एक्सेलरेशन कैसे बात करें, क्योंकि एक्सेलरेशन आता है, कोई ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज होती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, तो उसकी वजह से क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है। और फोर्स का ये काम है, फोर्स का क्या काम है, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज करना या फिर डिक्रीज करना। इंक्रीज कर रहा है तभी एक्सेलरेशन होगा, डिक्रीज कर रहा है तो रिटार्डेशन, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन है मतलब पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो फोर्स क्या करता है, एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो बैलेंस फोर्सेस क्या होंगे, बैलेंस फोर्सेस ग्रुप ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, पर वो हिल ही नहीं रहा। हिल नहीं रहा मतलब उसका एक्सेलरेशन 0 आ रहा है। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन 0 आ रहा है, उसका 0 आ रहा है, इसका मतलब उन फोर्सेस को बोलेंगे हम बैलेंस्ड फोर्सेस।
जैसे एग्जांपल हो जाएगा हमारा क्या, जैसे मैं इधर से एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ 20 न्यूटन का, मतलब एक 20 फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, इधर से भी 20 का फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोनों तरफ से इक्वल इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, इधर से भी इधर से भी, तो क्या होगा, ये वही रहेगा, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी टेबल है, अब तुम दो फ्रेंड हो, ठीक है, दोनों की बॉडी एकदम सेम है, ठीक है, हाइट वाइट वेट वेट सब सेम है और मसल पावर भी सेम है। एक उसको इधर से पुल कर रहा है, एक उसको इधर से पुल कर रहा है, दोनों एक दूसरे को ऐसे पुल कर रहे हैं और लगा रहे हैं ताकत बहुत, पर वो बॉक्स हिलेगा ही नहीं। क्यों? कि जितना फोर्स ये अप्लाई कर रहा है उतना ही फोर्स ये अप्लाई कर रहा है, दोनों बराबर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वो कहीं नहीं जाएगा, उसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा, 0। तो अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, मतलब उसका एक्सेलरेशन 0 आ रहा है, तो उन फोर्सेस को बोलेंगे हम बैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है। एक्सेलरेशन 0 मतलब ये भी बोल सकते हैं कि अगर वो मोशन में है तो उसका स्पीड चेंज नहीं हो, ध्यान देना, एक्सेलरेशन तब भी 0 होता है, मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी चेंज नहीं होती तब भी एक्सेलरेशन क्या होता है, 0। इस एक्सेलरेशन का हमने फॉर्मूला लिखा था v माइनस यू बाई टी। अगर ये दोनों इक्वल है, v और u इक्वल है, इनिशियल और फाइनल स्पीड सेम है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तब भी एक्सेलरेशन 0 आता है। तो ऑब्जेक्ट अगर मोशन में होता है तब भी एक्सेलरेशन 0 हो सकता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, तो वो फोर्सेस क्या हो जाएंगे, बैलेंस फोर्सेस। इसको बैलेंस फोर्सेस को बोल सकते हैं if a group of forces acting on a body produces 0 acceleration, then forces are said to be balanced। फोर्सेस क्या बोल सकते हैं, बैलेंस बोल सकते हैं, ठीक है। फोर्सेस क्या है, बैलेंस्ड है। इसके अलावा जैसे दो फोर्स की बात करें, सिंपल, तो दो फोर्स हैं, ठीक है, किसी बॉडी पे लग रहे हैं, तो दोनों का इक्वल होना चाहिए मैग्नीट्यूड। जितना फोर्स F इधर लग रहा है तो इधर भी F ही लगना चाहिए, ठीक है। F1 F2 बोलते हैं और F1 F2 की वैल्यू सेम है, तो ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, तो मैं बोल सकता हूँ F1 एंड F2 आर बैलेंस्ड फोर्सेस, दोनों बैलेंस फोर्सेस है, ठीक है, मूव नहीं हो रहा, तो इसको बोल सकते हैं बैलेंस फोर्सेस। तो ऐसे बोल सकते हैं क्या, बैलेंस फोर्सेस को if two forces of equal magnitude, two forces of equal magnitude acts on a body, two forces of equal magnitude but opposite in direction, acts on a body, then body at rest remains at rest। रेस्ट में बॉडी तो रेस्ट में रहेगी, बॉडी इन मोशन रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन। एंड फोर्सेस are said to be balanced, ठीक है। रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी और मोशन में तो मोशन में रहेगी, मतलब उसका एक्सेलरेशन 0 है, यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन 0 होगा, तो वो फोर्सेस क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, बैलेंस फोर्सेस बोलेंगे उनको। तो यहाँ पर इससे हम बता सकते हैं कि इधर जितना फोर्स लग रहा है इधर भी उतना लग रहा है, और दोनों डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। फोर्स में डायरेक्शन आता है हमेशा, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। तो इसमें इधर फोर्स लग रहा है, इसमें इधर फोर्स लग रहा है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और ये आ जाएगा इसका बैलेंस फोर्सेस रहेंगे दोनों, तो ये बैलेंस फोर्सेस रहेंगे। दूसरा अनबैलेंस्ड फोर्सेस
अनबैलेंस फोर्सेस हो जाएंगे इफ टू फोर्सेस ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड अगर है लूं, अनइक्वल मैग्नीट्यूड मतलब दो फोर्स है, तो हमने क्या किया, एक ले लिया हमने, जो स्टूडेंट है वो 6 फीट का है, ठीक है, उसका वेट भी ज्यादा, वेट 100 kg कर देते हैं, और दूसरा स्टूडेंट जो है वो हाइट उसकी कम है, 5 फीट का ही है, और उसका वेट 50 kg, आधा ही है जस्ट। तो ये लगा रहा है 100 kg वाला स्टूडेंट फोर्स, इधर लगा रहा है 50 kg वाला, हाफ वेट वाला, तो ऑब्वियसली इसके पास फोर्स ज्यादा होगा, F1 ये ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, F2 कम होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये इस ऑब्जेक्ट को इधर की तरफ पुश करता होगा, उसको गिरा देगा, या फिर ये इधर ही मूव करता रहेगा ऑब्जेक्ट, जो टेबल वगैरह जो भी है ये किस तरफ जाएगी, उधर जाएगी, तो इसको क्या बोल देंगे हम, अनबैलेंस फोर्सेस। या फिर एक एग्जांपल ऐसा ले सकते हैं टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर में तुम्हारी जो क्लास है उस क्लास को दो ग्रुप में बांट दिया, एक तरफ सारे हैवी स्टूडेंट्स, ठीक है, जिनका वेट ज्यादा है, और दूसरी तरफ छोटे छोटे पतले पतले स्टूडेंट्स जिनका वेट कम है। क्या होगा, टग ऑफ वॉर में वो सारे इधर आराम से उनको खींचकर ले जाएंगे, क्यों, क्योंकि वहां पर वो ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पर वो अनइक्वल है, बैलेंस नहीं हो रहा, बैलेंस नहीं हो रहा, तो क्या होगा, एक तरफ चला जाएगा, और वो बॉडी जो है वो रॉक जो है वो किस में आएगी, मोशन में, और वो उस तरफ चली जाएगी, तो वहां पर वो अनबैलेंस्ड हो गया। और नॉर्मली हम क्या करते हैं, टीचर कोशिश करते हैं जब टग ऑफ वॉर होता है तो कि बैलेंस हो मतलब 3 हेल्दी इधर डाल दिए हमने, मतलब अच्छी जिनकी हेल्थ है, और 3 पतले इधर डाल दिए, ऐसे इधर भी 3 हेल्दी इधर डाल दिए, 3 पतले, मतलब कोशिश करते हैं कि दोनों तरफ प्रोपोर्शन रहे। तो उससे क्या होगा, जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो जिधर से इतना फोर्स लग रहा है, इधर से जितना फोर्स लग रहा है, उधर से भी उतना ही फोर्स लग रहा है। अगर दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा है मान लो, तो बहुत देर तक वो रोक हिलती ही नहीं है, एक ही जगह रहती है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर जो ज्यादा खाना खा के आया है, इसके बाद ज्यादा एनर्जी है, वो ज्यादा टाइम तक फोर्स अप्लाई करेगा, तो फाइनली फिर वाली टीम जीत जाएगी। तो जब भी टग ऑफ वॉर खेलने जाओ तो बढ़िया खा पी के जाना चाहिए, ठीक है, तो उससे ज्यादा टाइम तक एनर्जी रहती है, जल्दी नहीं थकेगी। तो अनबैलेंस फोर्सेस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा। कैसे, तो उसको क्या लिख देंगे, इफ टू फोर्सेस ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन acts on a body, then the body will move in the direction of larger force। जहां ज्यादा फोर्स लग रहा है उस तरफ बॉडी मूव करने लग जाएगी, ठीक है, जो हेल्दी सारे वो उसको खींच के ले जाएंगे, जिधर फोर्स अप्लाई करे तो उसी तरफ वो मूव होगा, डायरेक्शन ऑफ लार्जर फोर्स। देन फोर्सेस आर सेड टू बी अनबैलेंस्ड, उनको अनबैलेंस्ड बोलेंगे हम, ठीक है, उनको क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड बोलेंगे। या फिर क्या बोल सकते हैं, इफ a group of forces acting on a body produce non-zero acceleration, मतलब non-zero acceleration प्रोड्यूस करता है, मतलब acceleration कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, then forces are said to be unbalanced। जैसे मान लो भाई ये बॉडी है, इधर से ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर, इधर से कम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, F1 की वैल्यू ज्यादा है, F2 की वैल्यू कम है, तो ये बॉडी क्या आएगी, मोशन में आ जाएगी, और किस तरफ मूव करेगी, इधर मूव करेगी, इधर आने लग जाएगी इस तरफ। तो ये F1 ग्रेटर देन F2, कोई टग ऑफ वॉर का मैं एग्जांपल बता सकते हैं। तो ये अनबैलेंस फोर्सेस हो जाएंगे। तो अनबैलेंस फोर्सेस में हमें क्या मिलेगा, नॉन जीरो एक्सेलरेशन मिलेगा, और बैलेंस में क्या मिलेगा, जीरो। अगर बैलेंस्ड है फोर्स तो रेस्ट में रहेगा, और यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। और अनबैलेंस में क्या होगा, रेस्ट में तो मूव करने लग जाएगा, और मोशन में तो उसकी स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी, तो वो अनबैलेंस फोर्सेस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे बैलेंस और
अनबैलेंस फोर्सेस हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, इनर्शिया। ठीक है, इसको ध्यान से समझना। इनर्शिया, तो इनर्शिया क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है बॉडीज की। ठीक है, जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स है, तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज होती है। क्या प्रॉपर्टीज होती है? कि वो खुद से अपने आप को मूव नहीं कर सकते। यहाँ रखा हुआ है मार्कर, तो ये अपने आप को खुद से मूव नहीं कर सकता। जैसे यहाँ रख दिया मैंने, तो ये अपने आप को खुद से मूव नहीं कर सकता, ये यहीं का यहीं रहेगा। ठीक है, अगर मैं इस पर फोर्स अप्लाई नहीं करूंगा। तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के पास एक टेंडेंसी होती है, प्रॉपर्टी होती है। उस प्रॉपर्टी की वजह से वो अगर रेस्ट में, तो रेस्ट में रहेंगे। ठीक है, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेंगे। ठीक है, तब तो उनके ऊपर हम कोई किसी टाइप का कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। तो जिस प्रॉपर्टी की वजह से रेस्ट में ही है, यूनिफॉर्म मोशन में, तो यूनिफॉर्म मोशन में ही है। तो किसकी वजह से? वो इनर्शिया की वजह से। तो इनर्शिया क्या हो जाएगा? एक प्रॉपर्टी हो जाएगी जिसकी वजह से वो रेस्ट में है, तो बॉडी रेस्ट में रहनी चाहिए, और मोशन में, तो मोशन में रहना चाहिए। इनर्शिया की डेफिनेशन, द प्रॉपर्टी of a body due to which it is unable to change its state of rest or state of motion by itself। मतलब खुद से वो उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर सकता, तो उसको क्या बोल देंगे हम? इनर्शिया बोल देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? इनर्शिया हो जाएगा। अब इसके बारे में सबसे पहले बताया था, ठीक है, गैलीलियो ने। गैलीलियो, ऐसे कुछ स्पेलिंग उसके नाम की। ठीक है, तो गैलीलियो एक साइंटिस्ट था, इटालियन साइंटिस्ट। उसने सबसे पहले इसका क्वांटिटेटिव एक्सपेरिमेंट्स किए, कुछ एक्सपेरिमेंट किए, और उसके बेसिस पे बताया इसके बारे में, इनर्शिया के बारे में। ठीक है, क्या एक्सपेरिमेंट किया उसने? ठीक है, उसने देखा कोई भी एक स्लोप है, ठीक है, स्लोप। ठीक है, जैसे तुम यहाँ पर बैठते हो, फिसलते हो, नीचे आ जाते हो, तो इस स्लोप पे हमने किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? जब नीचे आएगा तो एक्सेलरेट करेगा, मतलब उसकी स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ती जाएगी। तुमने यहाँ से रिलीज किया, रिलीज करेंगे तो उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, मतलब एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, ये इस तरह से हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो किया ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ जब जाएगा तो वो उसकी स्पीड क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। या फिर एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, मतलब वहां पर हम कंसीडर करेंगे वहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं, तो किसी ऑब्जेक्ट को हमने मूव किया ऐसे, कुछ स्पीड दी, तो कंटिन्यूसली फिक्स कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। ठीक है, उसकी मोशन चेंज नहीं हुई, यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा वो, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, उसका एक्सेलरेशन जीरो, या एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है या एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ठीक है, मतलब जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, मोशन की डायरेक्शन लग सकता है फोर्स, मोशन की अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लग सकता है, और यहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा। उसके अलावा उसने देखो क्या एक्सपेरिमेंट किया, उसने देखा, ठीक है, उसने ये इस तरह से एक शेप ली, शेप में साइड और साइड, दोनों साइड का स्लोप था। उसने यहाँ से ब्लॉक को, बॉल को रिलीज किया, ठीक है, बॉल रोल करती हुई गई, यहाँ पहुंची, अब इसके बाद स्पीड होगी, और उसके बाद वो यहाँ तक पहुंच जाएगी, सेम हाइट तक। ठीक है, और यहाँ पर जब यहाँ से यहाँ गई तो उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर यहाँ से स्पीड इंक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट स्पीड, फिर उसके बाद स्पीड उसकी डिक्रीज होगी और यहाँ रुक जाएगी, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इस जगह पर, यहाँ पे फोर्स लग रहा है। फिर नेक्स्ट टाइम उसने क्या किया, इस स्लोप को थोड़ा सा डिक्रीज कर दिया, ऐसे कर दिया इसको। ठीक है, फिर उसने देखा कि बॉल गई सेम हाइट तक, फिर वापस जितनी हाइट से यहाँ रिलीज किया था वहां पे सेम हाइट तक गई, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। ठीक है, और यहाँ पर उसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की, पहले वो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी, अब यहाँ पर क्या कर रही है, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, मतलब यहाँ पर उसके ऊपर रिटार्डेशन कम लग रहा है, तो वो ज्यादा डिस्टेंस चल रही है, यहाँ पर फोर्स कम लग, तो जैसे जैसे स्लोप को कम करता गया, ठीक है, वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर देगी, और उसने स्लोप को एक बार पूरा फ्लैट कर दिया।
तो ऐसे चलती जा रही थी, रुकी नहीं, फ्रिक्शनलेस सरफेस पर, ठीक है। तो यहाँ पे रुक नहीं थी, तो उसने क्या बताया, अब इस जगह पे उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा। जब मैं सिर्फ स्लोप पे था तब उस पर फोर्स लग रहा था, अभी कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो जब तक किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लगता, जब तक किसी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स नहीं लगता तो वो मोशन में, तो मोशन में रहता है। किसकी वजह से मोशन में, मोशन में तो मोशन में रह रहा है, किसकी वजह से, इनर्शिया की वजह से। अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, ठीक है। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया मैंने, तो रखा हुआ है तो वो रखा हुआ ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा जब तक उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। तो जब तक किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई नहीं करते तो मोशन में, तो मोशन में रहता है, यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, और अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। तो ये सबसे पहले इनर्शिया के बारे में बताया। तो किस प्रॉपर्टी की वजह से रहता है, इनर्शिया की वजह से। तो इनर्शिया की प्रॉपर्टी की वजह से उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर सकता। तो ये हो जाएगा हमारा इनर्शिया के बारे में, ठीक है। अब इनर्शिया की टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। गैलीलियो का लॉ के बारे में वैसे तुमसे कुछ पूछेगा नहीं, ऐसे नॉलेज के लिए बता दिया कि ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट करके उसने फाइनली कुछ बताया, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ इनर्शिया ले जाते हैं। सबसे पहले इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो फिर वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं, इट इज अ प्रॉपर्टी by virtue of which a body at rest remains at rest। तो रेस्ट में, तो रेस्ट में ही रहेगी इस प्रॉपर्टी की वजह से, तो उसको बोलेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल है, इसको हम इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं रेस्ट को, इनर्शिया ऑफ रेस्ट को। जैसे मान लो तुम किसी बस में हो, ठीक है, खड़े हुए तुम्हें जगह नहीं मिली, सीट नहीं मिली, तो उसने बोला आप जहां भी जगह ढूंढ रहे हो खड़े हो जाओ, सीट है ही नहीं, वेट नहीं की, भीड़ ज्यादा है बस में, ठीक है। बस रुकी हुई है, ऐसे तुम उसके ऊपर खड़े हुए हो, अब बस चल दी सडनली, क्या होगा, एकदम से बस स्टार्ट हो गई जर्क के साथ, क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तुम पीछे की तरफ से झुक जाओगे, अगर किसी चीज को पकड़ा हुआ नहीं है तो फिर तुम पीछे वालों के ऊपर गिर जाओगे, यही होगा, कुछ नहीं होगा। क्यों हो रहा है ऐसा, अब तुम्हारी बॉडी जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही है, बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, ठीक है। अब तुम्हारे जो पैर है वो किसके कांटेक्ट में, बस के कांटेक्ट में, बाकी तुमने किसी को पकड़ नहीं रखा आसपास, तुम ऐसे खड़े हुए हो बस सिंपल। क्या होगा वहां पर, जैसे बस चलने लगी, सडनली बस चली, तुम्हारे पैर भी उसके साथ आगे बढ़ेंगे, क्या हो रहा है, पैर भी आगे बढ़े, बट जो अपर बॉडी है वो किसी को पकड़ नहीं रखा, कांटेक्ट में रही, वो रेस्ट में, तो रेस्ट में रहना चाहिए। तो ये तुम्हारे पैर गए आगे और तुम पीछे की तरफ गिर गए, ये खड़े हुए पैर गए आगे, नीचे की तरफ गिर गए, तो क्या होगा, पीछे की तरफ गिर जाते हो तुम रेस्ट में। सडनली बस स्टार्ट हुई, चलने लग गई, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से तुम पीछे की तरफ गिर जाओगे। या फिर फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए हो, बाइक पर, स्कूटर पर, किसी पर भी, ठीक है, रोके हुए, उसने रोक रखी बाइक, तुम पीछे बैठे हुए, तुमने कुछ सपोर्ट नहीं लगा, कुछ पकड़ नहीं लगा, अब उसने तुम्हारे साथ मजाक किया, क्या किया, एकदम से स्पीड बढ़ा दी गाड़ी की, एकदम से स्टार्ट कर दिया, स्पीड बढ़ा दी, क्या होगी, तुम सीट पे बैठे हो, ऐसे पीछे की तरफ झुक जाओगे, और ज्यादा स्पीड से अगर उसने लिया तो क्या होगा, तुम पीछे भी गिर सकते हो, किसकी वजह से, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। और जैसे मान लो तुम कैरम खेल रहे हो, तो कैरम खेलते तो क्या करते हैं, कभी कभी ऐसे वो जो जिनको हम हिट करते हैं उनको ऐसे एक के ऊपर एक जमा देते हैं, फिर ये स्ट्राइकर लगता है। अगर उसको अच्छे से हम हिट करें, स्पीड से हिट करते हैं, तो क्या होता है, ये जस्ट नीचे वाला आगे निकल जाता है स्ट्राइकर के साथ, और ये पूरा का पूरा स्ट्राइक जो है वो वहीं का वहीं रह जाता है। ऐसा कैसे गिर जाता है, सिर्फ नीचे जिसको हिट किया वो बाहर निकल गई, और बाकी ऐसा कैसे रहेगी, स्पीड से अगर हिट करेंगे तो, ठीक है। अगर धीरे से हिट करोगे तो जाएगा, इसको थोड़ा सा हल्का सा बाहर निकालेगा, हल्का सा बाहर निकाल के फिर बाकी बचेगा जो ऐसे नीचे गिर जाएगा। और तुम्हें इसको निकालने के लिए तेज से हिट करना है, तो ये ऐसा कैसे रह जाएगा। इसके अलावा और तुमने बहुत सारी
टीवी वगैरह में कुछ देखा होगा ऐसे, या किसी मूवीज में ऐसे इस पे कोई टेबल है, उसके ऊपर कोई कपड़ा वगैरह ऐसा लगा हुआ है और उसके पास ऐसे बर्तन वगैरह रखे हुए हैं। तुमने क्या किया, उस क्लोथ को ऐसे पकड़ा और उसको तेजी से खींच दिया। तुमने नहीं किया, घर पे मत करना, ठीक है। मूवीज के अंदर तुमने देखा होगा, तो क्या होगा, वो क्या करता है, इसको पकड़ता है, या फिर कोई जादू वगैरह जो भी मैजिशियन है वो उसको स्पीड से खींचता है। स्पीड से खींचता है तो क्या होता है, एक सही तरीके से, तो ये जो जितने भी है ये सब वहीं के वहीं ऐसे गिर जाते हैं। तो क्योंकि रेस्ट में, तो ये किस में जाएंगे, रेस्ट में रहना चाहेंगे, तो जब तुम इसको क्लॉथ को निकालोगे नीचे से स्पीड से, तो वहीं के वहीं गिर जाएंगे। किसकी वजह से, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। तो यहाँ पर इनर्शिया ऑफ रेस्ट लग रहा है, इसकी वजह से हो गया ऐसा, ठीक है। तुम घर पे करोगे तो क्या होगा, तुम एक तो प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस को खींचोगे, बर्तन उछलेंगे, गिरेंगे, फिर तुम्हारी मम्मी आएगी, पट एक इस गाल पे, फिर एक कमर पे, एक जहां भी पड़ेगी तुम्हारे, ठीक, तो वो तुम्हें अच्छा लगेगा। और मान लो कोई ग्लास वेयर है, कुछ भी है, तो वो नीचे गिर के टूट जाएगा, तो फिर झाड़ू से भी तुम्हारी पिटाई हो सकती है, ठीक। तो तुम्हें नहीं करना ऐसा, तुम ये कैरम वाला कर लेना, ठीक है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, और एग्जांपल क्या हो जाएंगे, जैसे मान लो वो पेड़ है, तो आम का मौसम आ गया, तो आम पक गए मान लो किसी पेड़ पर, और तुम पेड़ के नीचे खड़े हुए या थोड़ा दूर खड़े हुए, और तेज हवा चली, गर्मी में वैसे भी तेज हवा चलती है, तो तेज हवा चलेगी तो क्या होगा, वो ब्रांचेस उसकी ट्री की, आम के पेड़ की, वो हिलेंगी, और हिलने की वजह से कुछ पके हुए आम नीचे गिर जाएंगे तुम्हारी झोली में, फिर मजा आ जाएगा तुम्हें खाने का, ठीक। तो वो क्या होगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। वो कह रहा है वहां पर जो फ्रूट है वो रेस्ट में, तो रेस्ट में रहना चाहेगा, ठीक है। अब वो पक गया, तो पक गया, जो उसको जो अटैच कर रही है जो वो ब्रांच, वो कमजोर हो जाती है जब वो पक जाता है तब। अब हवा चलने की वजह से पेड़ हिला, पेड़ हिला, पेड़ हिला, तो जो छोटी सी ब्रांच है उस पर क्या आएगा, टेंशन आएगा, स्ट्रेस आएगा, उसकी वजह से वो ब्रेक हो जाएगी और वो फ्रूट नीचे आ जाएगा। क्योंकि फ्रूट तो रेस्ट में रहना चाहता है, वो ब्रांच इधर उधर शेक कर रही है, और उसकी वजह से वो जो बीच वाली जगह होगी वो ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी वो, और फ्रूट नीचे आ जाएगा। इसकी वजह से हो रहा है इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। इसके अलावा ब्लैंकेट का एग्जांपल भी ले सकते हो, ठीक है। तो ब्लैंकेट को क्या किया तुमने, ऐसे लटका दिया इस तरह से एक जगह पर, और इधर से मारो डंडे की, तो क्या होगा, उससे तुम्हें डस्ट पार्टिकल अलग होते हुए दिखेंगे, उसमें से ब्लैंकेट में से डस्ट पार्टिकल अलग होते हुए दिखेंगे, और ऐसे नीचे आ जाएंगे, थोड़ा अलग हो जाएंगे डस्ट पार्टिकल, और वो ब्लैंकेट जो है थोड़ा बहुत साफ हो जाएगा। तो क्या होता क्या है वहां पर, जब हम उस लकड़ी से उसको जब हिट करते हैं ब्लैंकेट को, इस तरफ हमने इसको हिट किया, क्या होगा हिट करने से, वो ब्लैंकेट तो मूव करेगा स्टिक के साथ हमने मारा, तो ब्लैंकेट पीछे चला गया, और जो डस्ट पार्टिकल है वो रेस्ट में है, तो किस में रहेंगे, रेस्ट में रहना चाहेंगे। तो डस्ट पार्टिकल रेस्ट में रहना चाहेंगे, तो वो ब्लैंकेट के साथ पीछे नहीं जाते, तो रेस्ट में रहेंगे, तो ब्लैंकेट से अलग हो जाएंगे, अलग होके, ठीक है, और फिर वो कहाँ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, ठीक है, समझ रहे हो। ब्लैंकेट को मारा, ब्लैंकेट तो पीछे चला गया, पर डस्ट पार्टिकल जो उसके अंदर थे वो वहीं रहेंगे उसी लाइन पर, तो वो अलग हो जाएंगे, और वो ब्लैंकेट क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा, डस्ट पार्टिकल उससे डिक्रीज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। किसकी वजह से हो रहा है ये सब, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जांपल, ठीक। दूसरा आ जाएगा इनर्शिया ऑफ मोशन। डेफिनेशन सिंपल है, क्या, इट इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच a body in motion remains in uniform motion. मतलब मोशन में तो मोशन में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में उसकी स्पीड कम ज्यादा नहीं होगी। इसका एग्जांपल हम कैसे समझ सकते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन का, वही बस का ले लेते हैं स्टार्टिंग से। बस का एग्जांपल लिए, बस में हम बैठे हुए हैं, ठीक है, बस चल रही, नींद आ गई, बढ़िया आराम से कुर्सी पे बैठकर सो गए, ठीक है, हमें ध्यान नहीं कुछ भी, और ड्राइवर ने एकदम से ब्रेक लगा दी, क्या होगा, ड्राइवर ब्रेक लगाएगा तो हम क्या होगा, ऐसे आगे जाके आगे वाली सीट से टकरा जाएंगे, या आगे जो भी चीज होगी उससे जाके टकरा जाएगा हमारा सिर। क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, देखो समझते हैं इसको। बस चल रही है, तो उसके साथ हमारी बॉडी भी मोशन में, बस चल रही है, हमारी बॉडी भी किसमें, मोशन में, उसी के साथ आगे चलते जा रही है, ठीक है। अब बस ने सडनली ब्रेक लगा दिया, तो बस रुक गई, ब्रेक लगाया तो बस रुक गई, स्टॉप हो गई, उसकी स्पीड डिक्रीज हो गई। पर हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी अभी भी किसमें, मोशन में, तो वो आगे जाना चाहेगी,
मोशन में तो मोशन में रहेगी, ये एग्जांपल है। मोशन में तो मोशन, तो अभी हमारी बॉडी मोशन में तो मोशन में रहना चाहिए, तो मोशन में रहना चाहिए तो हमारी लोअर बॉडी जो है, जो बस के कांटेक्ट में है, हमारा जो लोअर पोर्शन है बॉडी का वो बस के कांटेक्ट में, तो वो तो क्या होगा, बस रुकी तो बस के साथ रुक गया। पर जो अपर बॉडी है वो अभी भी मोशन में है, तो क्या होगा, मोशन की वजह से ऐसे हमारी अपर बॉडी आगे चली जाएगी क्योंकि मोशन में, और वो आगे जाके आगे वाली सीट से टकरा जाएगी। ठीक है, या फिर तुम खड़े हुए हो तो खड़े हो तो और ज्यादा परेशानी होगी, सडनली ब्रेक अप्लाई किया तो ऐसे आगे की तरफ गिर जाओगे। ठीक, इसके अलावा जैसे मान लो तुमने देखा होगा कभी कभी वीडियो वगैरह किसी टीवी में, कोई आदमी चलती बस से उतर रहा है या चलती ट्रेन से उतर रहा है, तो क्या होता है, वैसे उतरा, उतरते ही आगे की तरफ गिर गया, आगे के 2 दांत टूट गए, अब वो अच्छा नहीं दिखेगा। ठीक है, हो क्या रहा वहां पर, बस मोशन में थी तो वो ऑब्जेक्ट भी मोशन में था उसी के साथ, मतलब वो पर्सन भी किसमें था, मोशन में था। ठीक है, अब जैसे उसने रोड पर कूदा, हो ग्राउंड पर कूदा बस से या ट्रेन से, चलती ट्रेन से, तो उसकी बॉडी मोशन में, पूरी बॉडी मोशन में, वो चल रही उसी के साथ ही। अब जैसे वो कूदा, उसके पैर जो है किसके कांटेक्ट में है, ग्राउंड के कांटेक्ट में, और ग्राउंड के कांटेक्ट में आके पैर रुक जाएंगे। अपर बॉडी जो होगी वो अभी भी किसमें होगी, मोशन में होगी, तो मोशन में पैर तो रुक गए, अपर बॉडी चल रही है आगे की तरफ, और ये भाग, ये गिर गया, ये टूट गया दांत। ठीक है, तो चलती ट्रेन से या चलती बस से नहीं उतरना चाहिए, जब वो रुक जाए आराम से प्लेटफॉर्म पे तभी उतरना चाहिए, नहीं क्योंकि आगे के दांत गायब हो सकते हैं। ठीक है, फिर वो अच्छे नहीं दिखोगे तुम, शादी नहीं होगी तुम्हारी। ठीक, तो ये हो गया इनर्शिया ऑफ मोशन। और इसके अलावा और क्या एग्जांपल ले सकते हैं, कार का ले लो, कार में बैठे हुए तो वहां पर सभी बताते हैं कार जब चला रहे हैं तब बैठे हुए तो सीट बेल्ट लगानी चाहिए, ऐसा कुछ करना चाहिए, उसमें एयरबैग्स होते हैं गाड़ियों में आजकल, उसका एक रीजन होता है किसकी वजह से दे रहे हैं वो। तो क्या होता है, जब कार मोशन में स्पीड से चल रही है, ठीक है, अब हम क्या स्पेशल हम सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे। अब सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो अब देखो क्या होगा, जब सीट बेल्ट नहीं लगाया तो चल रही गाड़ी, चल रही है, अब सामने कोई भी जानवर आ गया, कोई दूसरी गाड़ी कुछ भी आ गया, सडनली ब्रेक लगाना पड़ा, तो मोशन में तो हमारी बॉडी मोशन में थी तो क्या होगा, हम वहां सीट पर बैठे बैठे क्या होंगे, ऐसे करके आगे जाएंगे और सामने वाले विंडशील्ड से टकराएगा सीधा हमारा सीट, या डैशबोर्ड से टकराएगा, जिससे भी टकराएगा हम ऐसे आगे चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी मोशन में, तो आगे से आगे जाएगी तो वो आगे जाके टकराएगी, विंडशील्ड से टकराएगी तो विंडशील्ड को तोड़ देंगे हम थोड़ा बहुत, जिससे हमारा सर भी टूट जाएगा, डैशबोर्ड पे सर टकराएगा तो फिर सर फूटेगा। तो अब सीट बेल्ट क्या करती है, सीट बेल्ट तुम्हें उस पर बांधे हुए रखती है, सीट के ऊपर, तुम वहां से मूव नहीं कर सकते। जब सडनली जब ब्रेक अप्लाई होता है तो सीट बेल्ट हमारी बॉडी को एकदम फिक्स कर देती है, सीट से चिपका देती है, तो कार रुकती है तो उसके साथ साथ हमारी बॉडी भी रुक जाती है। और आगे एयर बैग खुलते हैं तो एयर बैग हमको आगे जाने से रोकते हैं, डैशबोर्ड से या कार से टकराने से रोकते हैं। कोई तुमने वीडियो ऐसा भी देखा होगा, इसमें गाड़ी चल रही स्पीड से, टकराई, किसी से टकराई, जो आगे बैठा हुआ था सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी, वो विंडशील्ड को तोड़ता हुआ ऐसे नीचे, ऐसे पैराबोलिक चलेगा वो, जैसे क्रिकेट में 6 वाली बॉल जो जाती है ऐसे इस तरह से जाती है, ऐसा विंडशील्ड से कूदता हुआ नीचे जाएगा, और अगले दिन न्यूज़पेपर में उसकी स्टोरी आएगी कि डेथ हो गई सीट बेल्ट नहीं लगाने की, जिस तरह से। तो ये हुआ किसकी वजह से हो रहा है, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से एक्सीडेंट में क्या होता है, लोग मर जाते हैं, इसी की वजह से मरते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। और क्या हो जाएगा, एक ये तो सेकंड हो गया, थर्ड हो जाएगा हमारा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ये मोशन का एक पार्ट है, मोशन में तभी होगा, उसको हम अलग से भी लिख सकते हैं। तो इसे प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ इट अ बॉडी इज अनेबल to change its direction of motion by itself। ठीक है, इसका भी वही बस से एग्जांपल लेते हैं, बस या कार से, इसको भी समझते हैं। अब बस में बैठे हुए हैं, कार में बैठे हुए, ठीक है, चल रही है वो बढ़िया सीधे सीधे रोड पे चल रही है, बस चल रही, कार चल रही, हम बैठे हुए हैं। अब क्या हुआ, एक टर्न है, उसे सडनली टर्न ले लिया। अब जब वो सडनली टर्न लेगा तो सडनली टर्न से क्या होगा, हम ऐसे बैठे हुए, मान लो हम जा रहे थे इधर सीधा, ठीक है, अब वो मुड़ गई इधर, बस ये कार, हमारी बॉडी जा रही है उधर, तो उधर ही जाना चाहेगी,
और कार तो मुड़ गई इधर, तो लोअर पार्ट तो चला जाएगा इस तरफ कार के साथ, और जो अपर पार्ट है वो भी उधर जाएगा उस तरफ। तो हम जो होते हैं जब बस ऐसे टर्न लेती है, कार ऐसे टर्न लेती है, तो हम आउटर साइड उस साइड पर लीन हो जाते हैं, झुक जाते हैं। किसकी वजह से? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। अपने आप वो बॉडी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी, ठीक है। लोअर पार्ट ने तो कर लिया डायरेक्शन चेंज, पर अपर पार्ट अभी भी उसी डायरेक्शन में जाना चाहता है, उसी तरफ रहना चाहता है। तो हम जब ऐसे टर्न लेते हैं तो ऐसे लीन हो जाएंगे, जैसे इधर घूमे हम तो इस तरफ झुक जाएंगे, ऐसे लीन हुए ऐसे घूमे तो इधर झुक जाएंगे। तो किसकी वजह से हो रहा है वो? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से क्या होता है, जो बाइक्स होती है, बाइसिकल्स होती है हमारी, उनमें क्या लगाते हैं? मड गार्ड लगाते हैं, ठीक है। कार्स वगैरह सब में लगता है मड गार्ड। तो मड गार्ड क्या करता है, ठीक है, कोई गंदा रोड है, कीचड़ वाला रोड है, टायर जब निकले तो मड जो होता है, वो कीचड़ जो होता है, वो क्या होता है, उसमें चिपक जाता है टायर्स पे, ठीक है। अब जब गाड़ी स्पीड चलती है, जब वो व्हील जो स्पीड से रोटेट करता है, तब क्या होता है, मड ऐसे बाहर की तरफ फैलता है, ऐसे टेंजेंशियल डायरेक्शन में। जैसे मान लो ये व्हील है, इस पर ऐसे मड चिपक गया, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। जब ये घूमेगा स्पीड से तो ये मड ऐसे जाएगा, इस तरफ है, ये इधर वाला जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये वाला इधर, ये वाला इधर उड़ेगा, ये इधर उड़ेगा, ये इस तरफ उड़ेगा, ये इस तरफ उड़ेगा। और ये तुमने देखा भी होगा, जैसे तुम किसी बाइक के पीछे अपनी बाइक चला रहे हो, किसी कार के पीछे अपनी बाइक चला रहे हो, तो उसको बिल्कुल चिपक के चलाओगे तो क्या होगा, वो ऐसा मड उछालता हुआ तुम्हारे ऊपर आएगा ये से, और तुम कलर में हो जाओगे एकदम उस मड से। किसकी वजह से? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। जब वो स्पीड से रोटेट होता है तो ये मड अपने आप उसकी डायरेक्शन व्हील के साथ चेंज नहीं कर पाता। ये व्हील ऐसे घूम रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है इसकी, और वो मड अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाएगा, तो उसे टेंजेंशियल डायरेक्शन में उड़ेगा वो, ठीक है। मान लो तुमने गाड़ी में, तुम्हारे ट्राई भी कर सकते हो, तो मड गार्ड है बाइक के अंदर, ठीक है। बाइक का एग्जांपल ले रहे हैं, तो एक बाइक लेना, जैसे हमारी नेकेड बाइक जो होती है, जैसे ड्यूक 200 हो गई, जिसमें कुछ ताम झाम नहीं लगे होते, सिंपल बॉडी होती है बस, और उसकी तुम गार्ड हटा दो, मड गार्ड हटा दो, जो व्हील के ऊपर ऐसे कैप जो लगी होती है, उसको रिमूव कर दो, और फिर उस गाड़ी को बढ़िया कीचड़ में चलाओ। तो फिर तुम घर पे आओगे तो तुम्हें पड़ेगी डंडे, क्यों? क्योंकि तुम्हारे कपड़े हो जाएंगे कीचड़ में, गाड़ी हो जाएगी कीचड़ में, और खुद धोएगा कौन? तो किसकी वजह से हो रहा है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से ये मड अपनी डायरेक्शन व्हील के साथ चेंज नहीं कर पा रहा, तो मड ऐसे उड़ेगा। तो ये एग्जांपल हो जाएगा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। तो क्या क्या हो गया हमारा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो गया, इनर्शिया ऑफ मोशन हो गया, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, उनके एग्जांपल्स हो गए। तो तुम्हें ये सब समझ में आया होगा, और थोड़ा विजुअलाइज भी किया होगा, इससे और अच्छा समझ में आया होगा। तो आज के चैप्टर में इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब इसी चैप्टर ये रहेगा लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में इंपॉर्टेंट लॉज पढ़ेंगे, जो हमने सेकंड जो लिखा है लॉज ऑफ मोशन, इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और उनको याद रखना है तुम्हें, इसी से रिलेट करेंगे, जो हमने अभी तक पढ़ा है उसी से रिलेट करके बताएंगे उन सबको, लॉज ऑफ मोशन को। उसमें टोटल 3 लॉज है, उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अभी तक हमारे न्यूमेरिकल्स यहाँ तक नहीं आएंगे, सिर्फ थ्योरी वाला पोर्शन है जो तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है, अच्छे से समझना है उसको। और जो भी तुम्हारे डाउट्स है, अगर कुछ चीज समझ में नहीं आई होगी यहाँ पर भी, तो तुम उसको पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।